गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो इतिहास की श्रृंखला शुरू किए हैं उसी क्रम में आज हम लोग नवपाषाण युग की चर्चा करेंगे। आज शिक्षक दिवस भी है, तो सबसे पहले शिक्षक दिवस की बहुत बहुत कोटि से शुभकामनाएं आपके। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके जीवन में शिक्षकों का योगदान नहीं रहा होगा। और सच पूछे तो बताऊं, समाज में दो ही ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमसे ज्यादा या आगे बढ़े। एक तो माता पिता चाहते हैं और दूसरा शिक्षक। क्यों? क्योंकि जब आप सेलेक्ट होते हैं, आप आगे बढ़ते हैं ना, तो बड़ा गर्व और फक्र होता है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो हमने शिक्षाएं दी, जो हमारा ब्रेन है, उसका प्रयोग करके आप आगे बढ़े, उस ज्ञान को लेकर के आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से बहुत फक्र होता है। अदरवाइज सारे लोग शुभकामनाएं भले दे देते हैं, है ना। वो 3 इडियट का डायलॉग याद है ना, कि मित्र फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन आज पहली बार ये पता चला कि टॉप करने पे भी दुख होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन कहीं भी रहता है, लेकिन इन दो संबंधों में हमेशा ये रहता है कि हमारा शिष्य आगे रहे। इस सीरीज के साथ ही हमने आपको बताया था कि T20 सीरीज भी शुरुआत करूंगा, जिसपे हम लोग 20-20 सवालों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करेंगे, जो सब्जेक्ट यहाँ चल रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स पर आधारित रहेगा वो। और इसकी भी शुरुआत हम लोग रविवार से कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो स्टोन एज पढ़ाया या जो अब तक इतिहास की समझ है उस पर आधारित वो श्रृंखला रहेगी। एक और बात बताऊं कि हम लोग मंडे से करंट अफेयर्स पे भी एक कार्यक्रम रहेगा कि डेली आप अपडेट होते रहें, न्यूज़पेपर एनालिसिस भी होती रहे। क्लियर है? तो निश्चित रूप से ये सब कुछ एक सिस्टमेटिक रूप से एक विजन के साथ आपके साथ लाया जाएगा, और आप सभी लोग इसको पढ़िए, सिंसियरली पढ़िए और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करिए। इससे बेहतर जो है गिफ्ट शिक्षक के लिए नहीं हो सकता है, राइट। तो जो नवपाषाण कालीन औजार हैं, पहले हम औजारों की चर्चा करते हैं। रोचक बात यह है कि नवपाषाण काल के जो औजार हैं वो मध्य पाषाण काल की परंपरा में है। यानी जो मध्य पाषाण काल में आपको लघु पाषाण उपकरण मिले हैं ना, वो आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगे। बस थोड़ा सा तकनीकी अंतर ये दिखाई देगा कि वो अपेक्षाकृत और भी छोटे हो जाएंगे, और दूसरी चीज पालिशदार हो जाएंगे, राइट। कुछ नए औजार भी आपको दिखाई देंगे, जैसे धनुष बाण का प्रयोग शुरू हुआ, भाले का प्रयोग होना शुरू हुआ, राइट। हड्डी के औजार आपको प्रचुर मात्रा में मिलने लगेंगे, हड्डी के औजार मिलने लगेंगे, नुकीले पॉइंट्स। क्लियर है? डोंगी वाली नाव जो मछली पकड़ने के लिए काम आती है, डोंगी वाली नावों का प्रयोग होने लगता है। ये आपको तकनीकी परिवर्तन दिखाई देता है। क्लियर है? एक बात और कहूंगा, औजार जब भी आप जैसे औजारों को देखें, जब भी आप नवपाषाण काल की बात करेंगे ना, तो पहली चीज दिखाई देती है, सबसे बड़ा जो तकनीकी परिवर्तन होता है यहाँ पे, या कल्चरल या इकोनॉमिक परिवर्तन होता है, कि कृषि का प्रारंभ है। कृषि एवं पशुपालन लिख लिया जाए, दोनों सहायक चीजें हैं। कृषि एवं पशुपालन का प्रारंभ। हालांकि कल ही हमने आपको बताया था कि पुरातात्विक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो पशुपालन के साक्ष्य आपको कहाँ से, मध्य पाषाण काल से ही मिलने लगते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर अगर पूछा जाए कि पशुपालन कब शुरू हुआ या कृषि कब शुरू हुआ, तो आपको नवपाषाण काल ही कहना है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर है? तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि औजारों के बाद नवपाषाण कालीन संस्कृतियां
किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे डेवलप हुई। एक बात और आपको बताऊं, हमने मध्य पाषाण काल के बाद बताया था समय में कि कहीं न कहीं एक जो आइस एज का इम्पैक्ट था, तो अपर लैटिट्यूड पे मध्य पाषाण युगीन पुरातात्विक स्थल आपको नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन नव पाषाण काल में दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि एक बार फिर भौगोलिक परिवर्तन हुआ, राइट। तो निश्चित रूप से भौगोलिक परिवर्तन के अनुरूप आइए देखिए किन किन क्षेत्रों में नव पाषाण काल का विकास हुआ। आइए एक एक सेक्शन को उठा के देखते हैं। और आपको बताऊं कि मैप मिलेगा, उसकी एक सीरीज अलग से कभी शुरू करूंगा। ये सीरीज हमारी ड्रीम सीरीज है इतिहास को समझाने के लिए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, एक सीरीज शुरुआत करूंगा हिस्ट्री थ्रू मैप, और उसमें 20, 25, 30 लेक्चर आपको सारी चीज़ें केवल मैप से बताऊंगा, तो चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। फिलहाल आइए हम लोग चर्चा करते हैं नियोलिथिक एज पे। वो एक नई नियोलिथिक साइट्स की बात हम करेंगे, स्थलों की बात करेंगे। तो पहला जो एक मेजर रीजन आपको दिखाई देता है, आइए उत्तर पश्चिम से शुरुआत करें। चलिए कहीं से भी शुरुआत करते हैं। जो उत्तर पश्चिम का रीजन है, नंबर 1 पॉइंट, काफ़ी डेवलप रहा। अगर हमसे कहेंगे ना डेवलपमेंट के लेवल पे, तो नंबर 1 स्थान यहीं को दूंगा। और इस क्षेत्र के जो आपको क्या कहते हैं प्रतिनिधि स्थल मिलेंगे, नंबर 1 मेहरगढ़। मेहरगढ़ के अतिरिक्त तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। बलूचिस्तान एरिया का आप कह सकते हैं कि जो रोटी की टोकरी कहा गया इसको। फिलहाल मेहरगढ़ के साथ साथ अन्य जो स्थल मिलेंगे, अनुषंगी स्थल मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको, बाहर लिख देता हूं, किले गुल मोहम्मद। शायद ही कभी पूछे, लेकिन एकाध अनुषंगी स्थल को आपको जानना चाहिए। किले गुल मोहम्मद है, राणा घुंडई है, बहुत सारे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल यही एक स्थल आपको मिलेगा, बहुत सारे हैं, लेकिन एक दो जानते रहिए। राणा घुंडई हैं। मुंडीगाक भी, अगर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र को ले लेंगे तो मुंडीगाक थोड़ा सा ऊपर है, चाहें तो आप इसे मुंडीगाक भी ले सकते हैं। मुंडीगाक आगे चल करके आप देखेंगे कि मुंडीगाक और शोरतगुई इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी होंगे। मेहरगढ़ की क्या खासियत है, अगर आप मेहरगढ़ की विशेषताओं को अगर देखें, तो सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां पर आपको गेहूं, जौ और कपास, इनकी खेती के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अतिरिक्त बस्तियों के साक्ष्य मिलेंगे, और उससे भी महत्वपूर्ण साक्ष्य यह है कि मेहरगढ़ से लेकर के नव पाषाण काल से लेकर के सिंधु और उसके बाद सिंधु एवं परिवर्ती काल में निरंतरता मिलती है। परिवर्ती काल में निरंतरता दिखाई देती है, इंडस एंड आफ्टर इंडस में। तो पुरातात्विक दृष्टिकोण से इसका विशेष महत्व हो गया। क्लियर है? तो हम मेहरगढ़ को ही कर लें तो सभ्यता का विकास कैसे हुआ, विभिन्न संस्कृतियों का सातत्य आपको इस क्षेत्र में दिखाई देगा। क्लियर है? और आप ये कह सकते हैं कि नव पाषाण कालीन क्षेत्रों में मेहरगढ़ का जो डेवलपमेंट था वो काफ़ी उच्च स्तर पे था। दूसरे लेवल की बात करें, आइए हम बात करते हैं कश्मीर या उत्तर भारत के उत्तरी क्षेत्र की बात करें। ठीक है, आइए एक एरिया डेवलप हुआ उत्तरी क्षेत्र में, और जब उत्तरी क्षेत्र में देखेंगे 3 बड़े फेमस स्थल हैं। बुर्जहोम, सभी लोग जानते हैं, बुर्जहोम, गुफ्फरकल और मारतंड, 3 स्थल हैं। जो बुर्जहोम, गुफ्फरकल और जो मारतंड हैं, वो क्या हैं? उत्तर भारत के इन स्थलों की खासियत देखेंगे। बुर्जहोम प्रतिनिधि स्थल है, और यहां से आपको गर्त आवास के साक्ष्य मिलेंगे। हमेशा यही पूछता है, गर्त आवास के साक्ष्य।
गड्ढे बना करके। और आप देखें कि जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट के अनुरूप अगर आप देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि है वहाँ पे। और चना और गेहूं के उत्पादन के भी साक्ष्य आपको छोटा मोटा मिलेगा ही मिलेगा, राइट। और बुर्ज होम की एक खासियत आपको और मिलेगी, काफ़ी फेमस पुस्तक रहा है, वो ये कि एक कब्र ऐसी यहाँ पर मिली है कि जिसमें आप देखेंगे कि कुत्ते को दफनाया गया, किसके साथ? मालिक के साथ दफनाया गया। और जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो क्या कहते हैं, मृत्यु के बाद का जो जीवन है उस पर विश्वास आपको दिखाई देगा। तो गुफरकल की भी खासियत यही है, राइट। और अगर आप देखें तो कुम्हार की गुफा गुफरकल को कहा गया, वो तो खैर लोकल भाषा की बात हम कह रहे हैं। फिलहाल गुफरकल और मारतंड से भी हमें गर्त आवासों के साक्ष्य मिले हैं। और गुफरकल में आप देखेंगे तो मिट्टी के बर्तनों की भी शुरुआत आपको दिखाई देगी। अगर आप तुलना करें तो यहाँ का क्षेत्र थोड़ा सा कम विकसित था और ये ज़्यादा विकसित था। आइए तीसरा जो क्षेत्र है, राजस्थान वाले क्षेत्र में आए, देखते हैं कि जो राजस्थान या पश्चिमी भारत की अगर हम बात करें तो मध्य पाषाण कालिक स्थल हमने आपको एक बताया था, बागौर। नवपाषाण काल में भी डेवलप हुआ, एग्रीकल्चर के भी साक्ष्य आपको यहाँ से मिलते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि पशुपालन का सबसे बड़ा केंद्र ये रहा। तीसरा एक स्थल और यहाँ पे मिलता है, बालाथल। और आप जानते हैं कि बालाथल जो है वो डेवलप हुआ कहाँ तक? इंडस वैली सिविलाइजेशन तक मिला। क्लियर हुआ? अब आइए हम लोग चले आते हैं चौथे रीजन की तरफ, और वो रीजन है आपका कौन सा? जो बेलन घाटी का क्षेत्र है। बाहर लिख देता हूँ, बहुत सारे स्थल हो गए, खैर दिखाई तो दे रहा है साफ साफ। अगर हम बेलन घाटी के क्षेत्र में देखें नवपाषाण काल को, तो आपको 4th पॉइंट को यहां से लिख दे रहे हैं। 2-3 साइटें बहुत ही फेमस मिलेंगे, और वो मध्य पाषाण काल में भी आपने देखा। वो पहला तो आपको ये मिला कोलडीहवा, इलाहाबाद में है। अब तक ये माना जाता रहा है कि पूरे विश्व में सबसे पहले चावल का साक्ष्य यहीं से मिला। लेकिन थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, अलर्ट इन द सेंस इसलिए हो जाइए कि अभी इस पर एक नया रिसर्च आया है, और वो आया है इमली डीह के बारे में। इमली डीह, और वास्तव में जो इमली डीह से चावल का साक्ष्य है ना, वो कोलडेहवा से पुराना है। तो आपको एग्जामिनेशन में देखना होगा कि अगर कोलडेहवा और इमली डीह दोनों हैं तो इमली डीह को मारना होगा, अदरवाइज कोलडेहवा को मारना होगा। क्लियर है? इसके अतिरिक्त आपको बताऊं, दूसरा जो स्थल काफी फेमस रहा वो था चौपानी मांडो का, मेजा तहसील इलाहाबाद। और हमने आपको बताया कि चौपानी मांडो जो स्पेशली जाना गया, वो इसके लिए जाना गया, बर्तन बनाने के लिए। टोटीदार वाले बर्तन आपको यहीं से बनेंगे। मध्य पाषाण काल से भी बन रहे थे, नवपाषाण काल में अगर आप देखेंगे तो थोड़े ज़्यादा बन गए। उसके बाद बेलन घाटी क्षेत्र में ही महगढ़ा है, ये भी मध्य पाषाण काल से ही था, प्रतापगढ़ में पड़ता है। और महगढ़ा से आपको धान एवं जौ की खेती के साथ मिलते हैं, धान एवं जौ की खेती के साथ मिलते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि सर अगर लेवल देखा जाए तो किस स्थान पे रखेंगे, तो निश्चित रूप से हम आपसे यही कहेंगे कि मेहरगढ़ नंबर 1 पे था। तो दूसरा लेवल कहेंगे तो पूर्वी भारत का यह जो बेलन घाटी का क्षेत्र था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था। क्लियर है? समझ में बात आ गई? इकोनॉमिक लेवल के फिलहाल इतने स्थलों को आप जानते हैं, कोलडेहवा है, इमली डीह है, चौपानी मांडो है, महगढ़ा है, तो उतना पर्याप्त है। आपको एक बात और बताऊं, यहीं बिहार में चले जाइए तो एक स्थल आपको मिल जाएगा। अब हम बाहर लिखें देखें, नहीं तो दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। फिलहाल आपको बिहार में एक स्थल मिल जाएगा, चिरांद। बेलन घाटी का क्षेत्र हुई हो गया, हमने आपको बताया। आइए
बिहार में एक स्थल है चिरांद। ये भी एक महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल है। काफ़ी हड्डी के यहाँ पे औजार मिले हुए हैं नियोलिथिक एज के। तो ये हो गया आपका चिरांद हो गया। क्लियर है। अब आइए हम लोग दक्षिण भारत की बात करते हैं। दक्षिण भारत में बहुत सारे स्थल हैं। जैसे अगर आप देखें ब्रह्मागिरी है, मास्की है, उतनूर है, कोडक्कल है, पलवाय है, पिकलीहल, नागार्जुनीकोंडा। राइट। यानी दक्षिण भारत के स्थलों को अगर हम लोग देखें तो अब यहाँ तो नहीं दिखाना संभव है, लेकिन आप लोग ऐतिहासिक, ये आपका होमवर्क आप समझ लीजिए कि दक्षिण भारत के नवपाषाण कालिक स्थलों को आप दिखाइए। कर्नाटका, आंध्र में ये आपको ये खूब मिलेंगे। कौन कौन से हैं? जैसे ब्रह्मागिरी है, आप देखिएगा ब्रह्मागिरी मौर्य काल में भी काफ़ी फेमस रहा। उतनूर, पिकलीहल, पलवाय, है ना, तमिलनाडु में। खैर हमने जब कह दिया कि बताना नहीं है तो आप लोग खुद देखिएगा। नागार्जुनीकोंड, कुछ की चर्चा हम लोगों ने किया हुआ है, नागार्जुनीकोंड। राइट। और आपको बताऊं नागार्जुनीकोंड, इसके इन जगहों पर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर के साथ साथ पशुपालन भी मिलेगा। और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि दक्षिण भारत में जो पहली फसल आपको बुगाई दिखाई देगी वो रागी की दिखाई देगी, है ना। उसके बाद ज्वार है, बाजरा है। आज भी देखिए उस क्षेत्र में ये सारी चीज़ें बोई जाती हैं और इसके पीछे वहाँ का जो भौगोलिक कंडीशन है वो जिम्मेदार रहा है। एक और बात बताऊंगा कि जैसे यहाँ पर ऐश टीले मिलेंगे। ऐश टीले, जो ऐश टीले हैं वो क्या हैं? माना यह जाता है कि जो पशुपालन हुआ, पशुबाड़ा हुआ, तो जो गोबर इकट्ठा होता था उसको जला दिया जाता था। तो वो ऐश टीले कहीं ना कहीं पशुबाड़ा के साक्ष्य माने जाते हैं। 4 स्थान बहुत ही फेमस हैं। उतनूर, कोडैक्कल है ना, और कुपगल। ये 3 स्थान आपको ऐश टीलों के लिए स्पेशली जाने जाते हैं दक्षिण भारत में, और इसे हम लोग पशुपालन के साक्ष्य के रूप में मानते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब हमारी जो सोसाइटी है उसका जो तकनीकी विकास का जो स्तर है वो क्या हो गया है, थोड़ा विकसित हो चुका है। यानी कृषि प्रकृति पर निर्भरता के साथ साथ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग के अतिरिक्त एग्रीकल्चर का रिवॉल्यूशन हुआ। और आप जानते हो कि कृषि की जो क्रांति हुई, आप ये कह सकते हैं कि जो इतिहास की आधारभूत क्रांतियां हुई हैं उसमें से इसे आप प्रथम क्रांति मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने समाज में ड्रास्टिक चेंज लाया। और भारतीय समाज के संदर्भ में आप देखेंगे, आज भी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर को एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर माना जाता है ना। और इकोनॉमी में जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो एग्रीकल्चरल पैटर्न की बात करेंगे, और उस एग्रीकल्चर की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? भारत से हुई, नवपाषाण काल से शुरू हुई। और इसमें से भी जो कपास आता है ना, कपास पूरी दुनिया में भारत में सबसे पहले आपको मेहरगढ़ में बनता हुआ दिखाई दिया। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने हैं। राइट। एक और रोचक बात आपको बताऊं, अभी तक आपने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि विभिन्न प्रकार के समाधियों के कब्रों की चर्चा हम लोगों ने मध्य पाषाण युग से ही करना शुरू किया था। लेकिन जब हम नवपाषाण काल युग में आते हैं तो हमें विशिष्ट क्या कहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्या क्या समाधियाँ रही हैं। ये कभी भी मेंस में भी पूछा जा सकता है कि नवपाषाण काल की समाधियों पर आप प्रकाश डालें, या पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे टिप्पणी करें, तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट ले जाना बहुत ज़रूरी होगा और प्रीलिम्स में भी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो हमें 3 प्रकार की समाधियाँ मिलती हैं। एक तो मिलती है शिष्ट समाधि।
शिष्ट समाधि, शिष्ट सर्किल भी लोग कह देते हैं, है ना, शिष्ट समाधि भी कह देते हैं, दोनों चीजें एक ही है। शिष्ट समाधि क्या थी? एक रेक्टेंगुलर खाई बनाई जाती थी, अब 3 डायमेंशनल फिगर है, आप कल्पना कर सकते हैं, और इसके अंदर एक ताबूत जो भी पत्थर का बना करके फिर उसका दिक् स्थापन करके ये शिष्ट हो गया, आयताकार पत्थर का बना करके उसमें समाधि बनाई गई। और ये शिष्ट सर्किल फेमस थी कर्नाटका में। डन। दूसरी चीज थी वो पिट सर्किल थी। पिट सर्किल, पिट सर्किल कैसे बनती थी? ये भी एक विशेष प्रकार की समाधि थी, और ये गोलाकार जो गड्ढा होता था वो सर्कुलर गड्ढाकार होता था, और इसमें समाधियां बनाई जाती थीं। ये पिट सर्किल हुआ, और वास्तव में ये भी कर्नाटक में ही ज़्यादा फेमस थी, राइट। और तीसरी जो है वो केन सर्किल थी। केन सर्किल की जो समाधि थी वो क्या थी कि एक गड्ढे में कलश समाधान, यानी एक बर्तन बनाना जान ही गए थे, किसी बर्तन में रख करके, मतलब शव को जलाने के बाद जो उनकी राख है उसको कलश में या बर्तन में रखा जाता था, और ये कलश समाधि का प्रयास कह सकते हैं। और ये रहा केन सर्किल, और ये स्पेशली जो डेवलप हुआ वो हुआ आपको तमिलनाडु में। यानी आप ये कह सकते हैं कि नवपाषाण काल से ही आपकी पोस्ट जो मर्टियल लाइफ है, मृत्यु पर्यंत जीवन में जो धार्मिक विश्वास है वो आपको विस्तार से दिखाई देता है। क्लियर है? तो अब आप ध्यान में रखें, थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल तक जब आए तो इकोनॉमिक स्टेटस बदलता हुआ दिखाई दिया, है ना। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग पुरापाषाण काल में भी दिखाई दिया, मध्य पाषाण काल में दिखाई दिया, नेचर क्लियर है, राइट। नवपाषाण काल में नई चीज जुड़ गई, पशुपालन और कृषि जुड़ गया। राजनीतिक व्यवस्था कहीं भी डेवलप होती हुई नहीं दिख रही है। सोसाइटी का डेवलपमेंट आपको धीरे धीरे दिखाई दे रहा है, पुरापाषाण काल से लेकर के नवपाषाण काल तक आपको दिखाई दे रहा है, राइट। कल्चर आपको दिखाई ही दे रहा है, यानी जो सांस्कृतिक जो पार्ट है, जो चित्रकला की जो निरंतरता है वो आपको नवपाषाण काल में भी दिखाई देगी। और जो मेंस पूछा जाएगा वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल पे आधारित सवालों को पूछा जाएगा। श्योर? तो हम इस बात के लिए आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों को स्टोन एज अच्छे से समझ में आया होगा। अमूमन लोग स्टोन एज बताना ही नहीं चाहते हैं, उनका इतिहास ही शुरुआत होता है सिंधु घाटी सभ्यता से। लेकिन जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पृष्ठभूमि है वो नवपाषाण काल की है। अब आप सिंधु घाटी सभ्यता तक पहुंचते पहुंचते आपके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी कि किस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट पड़ रहा है, और फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन तक पड़ा। एक इंटर कनेक्शन है। और एक बार मैं और आपको बात कहना चाहूँगा, वो ये कि चेंज और कॉन्टिन्यूटी का जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है वो कॉन्सेप्ट आप लोग भी डेवलप करें। और जो लोग मालूम हो कि आज वीडियो देख रहे हैं, नवपाषाण काल को देख रहे हैं, तो वो नवपाषाण काल से न शुरू करें, पुरापाषाण, इसके पहले की जो 2-3 वीडियो है उसे अवश्य देखें। इसमें जिन तथ्यों की बात हम लोगों ने किया है उन तथ्यों को आप लोग पॉइंट आउट करिए, नोट करिए। इसीलिए मैं आपके साथ साथ लिखता भी चलता हूँ कि आप चाहें तो अपना नोट्स साथ में डेवलप करते रहें, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस एकेडमी से जुड़ने के लिए। और इसकी सारी क्लासेस, सारे नोटिफिकेशंस
समय पे प्राप्त करने के लिए मैंने पहले भी बताया कि 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, राइट, और या आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, तो मैं आपको सूचनाएं समय से देता रहूँगा, राइट। और ये पूरी की पूरी सीरीज, चूँकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि इतिहास के समझ के लिए है, सभी लोगों के लिए है, तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का इसमें प्रयास करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।